प्यारे बच्चों, इंतजार हुआ समाप्त और हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12th का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान रहे, यह वीडियो दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ से लेके चलने वाले हैं, सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वो होगा आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट, सिस्टम इन प्लांट, ठीक है ना। यानी कि पादप में आप यह कह सकते हैं इसमें कि पुष्पी पादप में, है ना। क्या कह सकते हैं? पुष्पी पादप में, पुष्पी पादप में नर जनन भाग, नर जनन भाग में से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में रहेगा, यानी एमसीक्यू में रह सकता है, कौन सा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में रह सकता है, 3 मार्क्स में रह सकता है और 5 मार्क्स में रह सकता है, वो आपको हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि नर जनन भाग को हम पुष्पी पादपों में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो हम लोग उसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे हम इसको एंथर, ठीक है ना। क्या कहेंगे? एंथर, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसके सभी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम लोग पहले इसके डायग्राम को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो आपने अपने क्लासेस के दौरान ये वाला डायग्राम तो जरूर ही देख लिया होगा, ठीक है। और इस वाले भाग को सबसे पहले लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप लेबलिंग नहीं करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम कहते हैं बाबू परागकोश। परागकोश कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं एंथर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको यहीं से शुरू होता है। और क्या क्वेश्चन होता है कि परागकोश की संरचना कैसी होती है? कैसी होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप कि कैसी होती है। और इसका संरचना जो होता है वो होता है द्विपालित। द्विपालित यानी कि हम इसको कह सकते हैं बाइलोब्ड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या खास है इसमें, क्या काम करता है यह, किस काम के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, परागकोश वह संरचना है जहां पर नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, यानी हम इसको इंग्लिश में कहें तो मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। मेल गैमीटोफाइट हम किसको कहते हैं दोस्त? हम लोग कहते हैं परागकण को। किसको कहते हैं? परागकण को, यानी कि पॉलेन। तो यहीं पर क्या होता है? पॉलेन का निर्माण, विकास और क्या हो जाता है प्यारे दोस्त? विकास एवं संग्रह होता है, ठीक है ना। एवं संग्रह होता है, यानी कि फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, है ना। और क्या होता है? एंड स्टोरेज होता है, यहाँ पर स्टोरेज होता है। तो ये सारे काम यहीं पर होते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको यही चाहिए तो था एमसीक्यू। अब आपको 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि नर युग्मकोद्भिद बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, तो उसको हम कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं बाबू लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनोसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। इसको परिभाषित कैसे करते हैं भैया? तो परिभाषित करना बहुत ही आसान है। ध्यान रखिएगा, जो मेथड जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, जो ऑफलाइन में भी पढ़ चुके हैं, वो लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को जो डेफिनेशन क्रिएट करना होता है, क्योंकि आप एग्जाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप रटने के बजाय टॉपिक को इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से समझें कि आपको क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको उसका आंसर पूरी तरह से समझ में आने लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जैसे ही हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, दोनों ही ध्यान देंगे कि नाम से ही हमको क्या करना है? डेफिनेशन क्रिएट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर है लघु, यहाँ पर है बीजाणु और यहाँ पर जनन। तो लघु बीजाणु जो है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अलग कर देते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है ना। और यहाँ पर वर्ड आ जाता है जनन। यहाँ पर क्या आ जाता है? जनन, ठीक है ना। जनन का मतलब क्या होता है बाबू?
तो जनन का मतलब होता है निर्माण की प्रक्रिया। क्या होता है बोलो? निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को भी कह सकते हैं। लघु बीजाणु ही डेवलप करके क्या बनाता है बाबू? परागकण बनाता है। क्या बनाता है? परागकण, ठीक है ना। तो लघु बीजाणु या यहाँ पर डाल देंगे, या परागकण के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। ज्यादा दिमाग आपको इसमें लगाना ही नहीं है, रटने का कोशिश करना ही नहीं है बिल्कुल आपको, ठीक है ना। बस नाम आया लघु बीजाणु का जनन हो रहा है, तो यानी कि लघु बीजाणु से ही बनना है परागकण, तो लघु बीजाणु के बनने की क्रिया या परागकण के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इज इट क्लियर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाले में भी हम सेम करेंगे। यहाँ पर वर्ड है बाबू माइक्रोस्पोर और इधर है जेनेसिस, माइक्रोस्पोर और जेनेसिस। तो माइक्रोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब इसको मैं थोड़ा अलग तरह से कर देता हूं। जेनेसिस का मतलब होता है बाबू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, 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 प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन किसका? तो भैया माइक्रोस्पोर का। किसका? माइक्रोस्पोर का। और माइक्रोस्पोर ही डेवलप होकर क्या बनाता है भाई साहब? पॉलन बनाता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और pollen is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन मेथड लगा होगा, ठीक है। और आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, न सिर्फ एक क्वेश्चन को बल्कि मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे हैं 2 मार्क्स में, जिसको आप नाम देखने के साथ ही, क्वेश्चन देखने के साथ ही आप इसको एकदम तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें हम, है ना। अब यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, ठीक है ना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। यानी कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है ना। ठीक है, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कह लेंगे? कह लेंगे प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग कह देते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर इसको समझने के लिए और इसको याद रखने के लिए, इसको बिल्कुल एग्जाम में सटीक तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी किस बात की? कि आपको इसका फ्लो चार्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या मालूम होना चाहिए? फ्लो चार्ट मालूम होना चाहिए। तो फ्लो चार्ट सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आप जो यहाँ पर डेफिनेशन क्रिएट कर रहे थे, आप जो यहाँ पर डेफिनेशन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, इस डेफिनेशन में आपको 2 चीजें और ला सकते हैं। आप 2 चीजें क्या क्या ला सकते हैं उसको समझिएगा। कि अगर लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको डालना होगा कि पहला कि किससे, किससे, और दूसरा कैसे, ठीक है ना। किससे और कैसे, ये 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपको प्रक्रिया को लिखने में बहुत ज्यादा मदद कर देगा। तो चलिए, किससे, किससे, तो भाई साहब ये है कौन? लघु बीजाणु, ठीक है ना। बनाएगा किससे? तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है प्यारे बच्चों, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अरे भैया, तो इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये लघु बीजाणु का क्या है? मातृ, मातृ का मतलब माता, मातृ का मतलब माता। हम सभी किससे बने हुए हैं? अपने माता से जन्म लिए हुए हैं, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन तो दोनों का होता है, लेकिन मातृ जो होती है, माँ का भूमिका एक अलग माना जाता है जन्म देने के प्रक्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर लघु बीजाणु का जो मातृ कोशिका होगा वही क्या करेगा? उसी से इसका निर्माण होगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले, लैंगिक जनन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? 2 n फॉर्म में होते हैं अधिकतर, है ना। खासकर जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो हायर एनिमल्स होते हैं, वो 2 n फॉर्म में होते हैं, यानी डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, द्विगुणित अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा क्या? 2 n। और ये परागकण क्या होता है भैया? तो n। तो 2 n से n बनाने के लिए, 2 n से n बनाने के लिए क्या चाहिए? तो चाहिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन। क्या चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल जाता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर है?
यहाँ तक तो क्लियर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी को हम बेस मानते हुए कौन सा टॉपिक ला रहे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ला रहे हैं। और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया, जो कि क्या है 3 मार्क्स में है, कई बार इसको 5 मार्क्स में भी करता है। तो आप गलतफहमी में ना रहें, है ना, क्योंकि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन अगर पार्टिकुलरली 5 मार्क्स के लिए बना हुआ है, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए बना हुआ है, सिर्फ एमसीक्यू के लिए बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है आपके लिए, है ना। सेम क्वेश्चन से, सेम टॉपिक से हो सकता है कि आपको एमसीक्यू भी बन जाए, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बन जाए, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बन जाए, और अगर वो बड़ा टॉपिक है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप बिल्कुल भी कहीं से गलतफहमी का शिकार ना हो। इसीलिए मैंने आपके इस सेशन को मैंने अलग अलग मार्क्स के आधार पर आपको क्लासिफाई करके मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं सीधे सीधे तौर पर टॉपिक वाइज मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं कुछ मेथड्स बता दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको ज्यादातर कोशिश करूंगा कि आपको मैं क्वेश्चन प्रॉपर करा दूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ाना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। बाकी आप अपने नोट्स की मदद से या मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि आपको सारे टॉपिक्स के आंसर जो है आपको दे दिए जाएं, है ना। मैं पीडीएफ के फॉर्म में जो है आपको वहां पर ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप उसके आंसर्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर पिक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आज के सेशन में हम लोग अधिकतम क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, कितना क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे इसका, जिसमें कि हम लोग बाकी बचे हुए शेष भाग को जो है कवर अप कर लेंगे। मतलब एग्जाम के डेट से 2 दिन पहले तक आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है ना, अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। हमने बात क्या किया था, डेफिनेशन के लिए बात क्या किया था भाई साहब, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस था, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले दोनों ही ध्यान रखेंगे। देखो आज का जो सेशन है वो मीडियम वाइज नहीं है, ध्यान रहे कि वो एग्जाम को टारगेट करके है, ठीक है ना। इस बात को पूरा ध्यान रखें। तो आप क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान रखें, लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। दोनों ही मीडियम, आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, किसी मीडियम से हो, आप क्वेश्चन को फोकस करेंगे और अपने नोट्स के माध्यम से या जो मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसके माध्यम से आप उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो हमने क्या जाना भाई साहब, हमने जान लिया इसमें कि यह शुरू किससे होता है, मतलब किससे यह होता है, किससे का क्वेश्चन है, किससे का क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिल रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल, ठीक है ना। और ये हम हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है ना, लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। चलिए ओके। अब बनाना क्या है भाई साहब, तो बनाना है आपको माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर बनाना है, जो कि जिसका डेवलप फॉर्म क्या होगा, पॉलन होगा, ठीक है। और मतलब इसको हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, जिससे कि बनेगा क्या चीज, आपका परागकण बन जाएगा या पराग बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके डन। अब यहां से यहां बनाने की प्रक्रिया में कौन सा चीज शामिल होगा बाबू, तो शामिल होगा मियोसिस। क्या शामिल होगा, मियोसिस, यानी कि हम इसको कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कह सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कह सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। चलिए ओके। अब ध्यान रखिएगा, हम इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिसके मदद से हम टॉपिक को और आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर सेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सबसे पहला सेल होगा वो कैसा होगा भाई साहब, 2n होगा। कैसा होगा, 2n। जैसा कि हमने बात किया था कि लघु बीजाणु मातृकोशिका क्या होती है, हमेशा 2n होती है। परागकण क्या होता है, n होता है, यानी कि यह द्विगुणित होता है और यह अगुणित होता है, मतलब कि यह डाइप्लॉइड होता है और यह हाइप्लॉइड होता है। और इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर कौन सा जो है डिवीजन देखने के लिए मिल रहा है, तो मियोसिस देखने के लिए मिल रहा है, अर्धसूत्री विभाजन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए ओके, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को कर क्या लेना है, मियोसिस को दिखा लेना है। चलिए तो मियोसिस को दिखा लेना है, तो चलिए हम लोगों को 4 सेल यहाँ पर बना देना होगा, ठीक है ना। कितना सेल बना देना होगा, 4 सेल बना देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर होगा मियोसिस 1, मियोसिस 1, ठीक है ना। बात समझ में आया, यहाँ पर क्या बन गए, 2 सेल बन गए, जिसको हम डैड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, डैड, यानी कि द्विक भी कह सकते हैं बाबू, द्विक कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है,
MMC, ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा, पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे द्विक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, द्विक का निर्माण होता है। और वही जब दोबारा क्या करता है, मियोसिस 2 करेगा बाबू, क्या करेगा, मियोसिस 2 यानी कि अर्धसूत्री विभाजन 2 करेगा तो यहाँ पर 4 नए सेल बनेंगे। ठीक है ना, कितने, 4 सेल बनेंगे जो आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और जैसे 2 कोशिकाओं का समूह क्या था, 2 कोशिकाओं का, 2 लघु बीजाणुओं का समूह क्या था, द्विक था, उसी प्रकार 4 लघु बीजाणुओं का समूह क्या होगा, चतुष्क होगा। क्या होगा, चतुष्क होगा। ठीक है ना, चतुष्क होगा। ठीक है ना, यानी कि हम इसको टेट्राड कहेंगे। क्या कहेंगे, टेट्राड कह देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए अब इसका कारण क्या था, क्यों ये आपस में जुड़े, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लघु बीजाणु की जो भित्ति होती है, लघु बीजाणु की जो भित्ति होती है, ठीक है ना, लघु बीजाणु की भित्ति, ठीक है, वो किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, किसकी बनी होती है, तो लघु बीजाणु की भित्ति बनी होती है कैलोज की। किसकी बनी होती है, कैलोज की बनी होती है। ठीक है ना, तो कैलोज जब नमी की उपस्थिति में आता है, नमी के संपर्क में आता है तो वह क्या करता है, वह चिपचिपा हो जाता है। और उसके चिपचिपा होने के कारण क्या होता है, ये आपस में सट जाते हैं। कौन, सारे के सारे लघु बीजाणु जो है आपस में सट जाते हैं और सट कर जिस संरचना का निर्माण करते हैं हम उसको कहते हैं चतुष्क। ठीक है ना, अब ये सवाल यहां से समझिए कि अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी एमसीक्यू हो सकता है, 2 मार्क्स हो सकता है, ठीक है ना, 5 मार्क्स हो सकता है। तो फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन से एमसीक्यू को देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में नहीं पूछा गया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है ना, आपसे पूछ सकता है कि डियाड जब बनेगा, या कह सकते हैं कि पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो पहला जो सेल बनेगा यहाँ पर, जो शुरुआत में जो 2 लघु बीजाणु बनेंगे उनमें जो होगा कि प्लोइडी क्या होगा उसका, ठीक है ना, गुणिता क्या होगा, तो गुणिता यहाँ पर n होगा। ठीक है ना, ये n होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन 1 के दौरान ही गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, जैसा कि आप अपने क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आधी हो जाती है तो यहाँ पर ये हो जाता है n हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो यह भी क्या होगा, n होगा। चलिए क्लियर, चतुष्क क्या होगा, यहाँ पर बन गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं यहाँ से आगे क्या होगा, तो यहाँ से आगे प्यारे बच्चों ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा कि ये तब था, चतुष्क का निर्माण कब हुआ था, चतुष्क का निर्माण तब हुआ था जब नमी की उपस्थिति थी। जैसे जैसे पराग को शुष्क होने लगेगा, जैसे जैसे पराग को शुष्क होने लगेगा, ये क्या हो जाएंगे, ये प्रस्फुटित होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे, और अलग अलग होकर, अलग अलग होकर, अलग अलग होकर, ठीक है ना, यहाँ पर 4 नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और इस समय होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। अतः यह कितने कोशिकीय अवस्था में चला जाएगा, 2 कोशिकीय अवस्था में चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 2 कोशिकीय अवस्था बन जाएगा। कितना अवस्था बन जाएगा, 2 कोशिकीय अवस्था बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, 4 पराग कण बन गए। क्या बन गए, 4 पराग कण बन गए, 4 पोलन बन गए, 4 पोलन बन गए, 4 पोलन बन गए। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आपको 4 पोलन का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया क्या हुई, समाप्त हुई। अब सवाल आता है कि हम इसका सेंटेंस क्रिएट कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, बस ध्यान पूर्वक आप देखते रहिए, सेशन को कहीं भी मिस मत कीजिए। आप बिल्कुल सीख के जाने वाले हैं और बिल्कुल भी आपको घर पे अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चीजों को एक बार देख लोगे, बिल्कुल कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं फटाक से आपको हिंदी मीडियम वालों को मैं मेथड बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मेथड मैं बताऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम कहेंगे कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है भैया, एमएमसी से होती है। एमएमसी का पूरा नाम अगर कहना हो तो क्या कह देंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कह देंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका कह देंगे प्यारे बच्चों। और अगर अंग्रेजी में कहना होगा तो क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है ना, क्या कह देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया की शुरुआत क्या होती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने, तो 4 लघु बीजाणु, कितने, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कितने, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है,
अब समझिएगा कि चारों लघु, अब देखिए लघु बीजाणु की दूसरा सेंटेंस आपका क्या आएगा कि लघु बीजाणु की भित्ति जो होती है, लघु बीजाणु की जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है, कैलोज की बनी होती है, जो कि नमी की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, है ना, वो क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, जिसके कारण चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, चतुष्क का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा आपका टॉपिक हो जाएगा। थर्ड आपका ये हो जाएगा कि जैसे जैसे क्या होती है, पराग कोश शुष्क होती चली जाती है, कौन, परागकोश, कौन, परागकोश शुष्क होती चली जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर चारों जो है ये चतुष्क के जो चारों लघु बीजाणु है वो क्या हो जाते हैं, अलग होने लगते हैं, और उसके दौरान क्या होता है, अर्ध समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है, चार परागकणों का निर्माण हो जाता है, चार परागकणों का निर्माण हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ओके, आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम हम क्या कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज इनिशिएटेड विथ किसके साथ बाबू, किसके साथ बाबू, एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है ना, विच अंडरगोज, विच अंडरगोज, विच अंडरगोज, विच अंडरगोज म्योसिस वन, म्योसिस वन टू फॉर्म डियाड, या हम डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर अगर सेपरेट नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पर म्योसिस कर दो, आप सिर्फ यहाँ पर म्योसिस कर दो, और रिजल्ट में आप किसको दिखा दो, 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है ना, या फिर 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर, हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स भी आप यहाँ पर कह सकते हो। क्लियर, तो 4 लघु बीजाणु यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज इनिशिएटेड विथ एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हिच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से सेंटेंस बदलने के लिए आपको क्या है, सेकंड टॉपिक में आप लिखेंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है एकदम, है ना, जितना आप पॉइंट वाइज लिखोगे, जितना आप बढ़िया सजा कर लिखोगे आप उसको, एग्जामिनर आपको उतना ही अच्छे से आपको मार्क्स दे पाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम कहेंगे कि as the wall of microspore is composed of callus now which become sticky in presence of moisture, hence all four microspores get associated to each other। ओके ना, मतलब चारों क्या हो जाते हैं, आपस से में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट हम क्या कहेंगे, एज द एंथर डिहाइसेंस या एज द एंथर डिहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि अगर शुष्क होगा या प्रस्फुटित होगा, दोनों ही स्थितियों में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होंगे, ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स क्या बताते हैं, गेट डिसोसिएटेड ना, गेट डिसोसिएटेड एंड फॉर्म्स टू सेल्ड 4 पॉलन ग्रेन्स। ठीक है ना, 4 पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे आप क्लियर कर लोगे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार के मेथड आपको सारे क्वेश्चन में जो है कि आपको लगा लेने हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या लेके चलेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे यहां से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां से आता है कि चलो भैया आपने बना लिया पॉलन, क्या बना लिया, पॉलन बना लिया, यानी कि परागकण बना लिया। ठीक है, ठीक है, परागकण बना लिया। तो भाई परागकण अगर हमने बना लिया है, अगर हमारा परागकण कंप्लीट है, तो अब यहां से ध्यान ये देना है कि परागकण जो है, परागकण का जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम, ज्यादातर ये जो आपको टॉपिक लाएगा ये 2 मार्क्स या फिर एमसीक्यू, यही ज्यादातर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी तक पूछा गया नहीं है, तो इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है। ठीक है ना, तो परागकण जो टॉपिक है इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो जरूरत है आपको कि आप एक डायग्राम इसका बना लें। ठीक है ना, तो हम लोग इसको फटाक से एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां से हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक स्पिंडल से ले लिया है, यहाँ पे एक अनियमित केंद्रक बना है। ये है आपका क्या, यही है आपका परागकण का संरचना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा कि परागकण का जो है साइज कितना होता है, परागकण का आकार। ठीक है ना, सॉरी, परागकण का व्यास। ठीक है ना, व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ पॉलन, डायमीटर ऑफ पॉलन। ठीक है ना, चलिए ओके, तो कितना होता है भाई साहब, तो आप
जानते होंगे कि ये 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लेबलिंग कर लेंगे, लेबलिंग करके और बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं हम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग एक्साइन कहते हैं, या हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बाह्य चोल, है ना, क्या कहते हैं, बाह्य चोल, ठीक है। इस वाले इसके अंदर जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन, क्या बोलते हैं, इंटाइन, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं अंतःचोल, क्या बोलते हैं, अंतःचोल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जनन कोशिका, क्या कहते हैं, जनन कोशिका, यानी कि अंग्रेजी में हम इसको कह लेंगे प्यारे बच्चों जेनरेटिव सेल, क्या कह लेंगे, जेनरेटिव सेल कह लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह लेंगे, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, यानी कि वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और इसकी जो बाह्य चोल आपको जो दिखाई दे रहा है, यानी एक्साइन जो दिख रहा है, एक्साइन के बीच में जो है आप अगर देखेंगे तो एक आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र, क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं प्यारे बच्चों। और जनन छिद्र का अंग्रेजी होता है क्या, जर्म, जर्म पोर, ठीक है ना। बेसिकली आपको इतनी चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर आप लेबलिंग करना चाहेंगे तो जनन कोशिका के अंदर जो है जनन केंद्रक भी है, तो आप उसको भी लेबलिंग कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। हम लोग इसको जनन कोशिका को समझेंगे, वहां पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं हम लोग उसको यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्या क्या है, तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग सबसे पहला बाहरी लेयर से ले लेते हैं, ठीक है ना। एक्साइन से हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, एक्साइन की बात करेंगे, एक्साइन यानी कि बाह्य चोल, किसका, बाह्य चोल का बात करेंगे। तो बाह्य चोल का क्या बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाह्य चोल में क्या क्या आएगा, सबसे पहला तो ये आएगा कि यह किस पदार्थ का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है ना, किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है, बना होता है। तो सबसे पहला इसका आप आंसर ध्यान रखिएगा, यानी कि हम यहाँ पर अंग्रेजी में आ सकता है कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ किसका बना होता है, तो ये बना होता है बाबू स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना। अब स्पोरोपोलेनिन का यहाँ पर रोल क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन का अगर ये बना होता है तो क्या रोल होता है, यह इसको पहला की कठोरता प्रदान कर देता है, हार्डनेस प्रदान करता है, ठीक है ना, क्या प्रदान करता है, हार्डनेस प्रदान करता है बाबू, ठीक है ना, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और दूसरा बात क्या करता है कि इसको लंबे समय तक सुरक्षित बना के रखता है, लंबे समय तक सुरक्षित बना के रखता है, ठीक है ना। अब किस चीज से, किस चीज से सुरक्षित बना के रखेगा, ठीक है ना। तो ये बना के रख सकता है लंबे समय तक, अगर सुरक्षित बना के रखेगा तो यह बना के रख सकता है एबायोटिक फैक्टर से, एबायोटिक फैक्टर से, एबायोटिक फैक्टर जैसे कि एबायोटिक फैक्टर मतलब हम लोग कह सकते हैं अजीवीय घटक, अजीवीय घटकों से, अजीवीय घटकों से क्या करता है, इसको सुरक्षित बना के रखता है, जैसे कि टेम्परेचर से बना के रख सकता है, वाटर से बना के रख सकता है, जल हो गया, तापमान हो गया, इन सभी चीजों से बचा के रख सकता है। दूसरा कि किसी प्रकार के माइक्रोबियल एक्टिविटी को नहीं होने देता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को नहीं होने देता है, ठीक है, मतलब कोई भी सूक्ष्म जीवीय क्रियाकलाप यहाँ पर नहीं होने देगा, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा जो है वो है कि किसी प्रकार के केमिकल इफेक्ट नहीं होने देता है, मतलब रासायनिक प्रक्रिया नहीं होने देता है, ठीक है ना। अब माइक्रोबियल एक्टिविटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिकतर जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो क्या होती हैं कि माइक्रोब के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करती है, डिग्रेड कर जाती है, नष्ट होने लगती है, छीन होने लगती हैं, तो यहाँ पर उससे भी ये इसको बचाता है। इसीलिए क्या होता है कि पॉलन जो होता है वह कई हजारों वर्षों तक वो क्या होता है, बना हुआ रह सकता है, बहुत लंबे समय तक क्या होता है, बना हुआ रह सकता है, ठीक है ना। अवशेषों के रूप में पाया जा सकता है, जिसके आधार पर जो है वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि किस समय पर किस टाइप के प्लांट रहा करते होंगे और उसका जो है किस प्रकार का प्रारूप रहता होगा, किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते होंगे, तो वो सारी चीजें इससे पता लगाई जा सकती हैं। इवन कि इसको क्या किया जा सकता है, इसी के फायदा उठाकर, इसी के प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्या किया जाता है, बहुत लंबे समय तक हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी इसको प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे किसका, सिर्फ बाह्य चोल का, ठीक है ना। चलिए, ओके। अब हम बात करते हैं इंटाइन का, किसका बात करेंगे, इंटाइन का बात करेंगे, ठीक है ना, यानी कि अंतःचोल का बात कर लेंगे हम लोग।
ठीक है, अंतःचोल, ठीक है ना, अंतःचोल यानी कि इंटाइन, अंतःचोल यानी कि इंटाइन। अब ये क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा, ठीक है ना। अंतःचोल जो होता है, अब ये समझिए सबसे पहला सवाल कि यह किसका बना होता है, किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। सेल्यूलोज कहाँ होता है भाई साहब, तो सेल्यूलोज होता है बाहर की ओर, बाहर की ओर, और पेक्टिन कहाँ होता है, अंदर की ओर, ठीक है ना। ये इस प्रकार से इसका कंपोजिशन होता है किसका, इंटाइन का यानी अंतःचोल का, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, पहला तो यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फंक्शन बेसिकली इसमें पूछा नहीं जाता है, अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता भी है तो ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज्यादा जो चांसेस होंगे यहाँ से वो इसके कॉम्पोजिशन का आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कायिक कोशिका का, ठीक है ना, किसका, कायिक कोशिका का। तो कायिक कोशिका से आपको क्या पूछ सकता है, कायिक कोशिका से क्या पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव सेल से क्या पूछ सकता है, वेजिटेटिव सेल से क्या पूछ सकता है, तो वेजिटेटिव सेल से पूछ सकता है कि भैया एक तो क्वेश्चन आता है कि यह किसका, परागकण का, है ना, किसका, परागकण का। चलिए, परागकण की सबसे बड़ी कोशिका है कि क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका है, ठीक है। पहला तो ध्यान रखिए, तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि परागकण में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा कि वो है कायिक कोशिका। चलिए दूसरा आता है कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ठीक है ना, भरपूर होता है। क्यों होता है भाई साहब, ठीक है ना, क्योंकि जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसको भी न्यूट्रिशन उसको देना है, ठीक है ना। तो ये पॉलन सॉरी पोषक तत्वों से क्या होता है, पूरी तरह से भरपूर होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परागकण का कौन सा भाग ऐसा है जो पोषक तत्वों से बिल्कुल भरपूर होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है कि जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है ना, जनन कोशिका यानी कि जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, ठीक है ना। ओके, चलिए यहां पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन छूट रहा था, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए और वो क्या है, इसमें एक अनियमित केंद्रक पाया जाता है, अनियमित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन जिसको हम लोग कायिक केंद्रक भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कायिक केंद्रक कहते हैं। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखिएगा, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनियमित केंद्रक परागकण में कहाँ पाया जाता है। तो परागकण में कहाँ पाया जाता है भाई साहब, कायिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कायिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूं कि हो सकता है कि इस प्रकार से सारे क्वेश्चन और उनके आंसर को यहाँ बता पाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, या फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा जा सकता है। और मैं जानता हूं कि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि सारे क्वेश्चन और सारे आंसर जो है आपको मिल पाए और आप देख पाए, कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि आप यहाँ से क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे, मतलब जिस टॉपिक को मैंने जिस वे में बता दिया है कि वहां से वो एमसीक्यू आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स आ सकता है, या फिर 3 मार्क्स आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स आ सकता है। तो आप उसको क्या कर लेंगे, उसको कवर अप कर लेंगे, अपने नोट से कवर अप करेंगे, ठीक है ना। और जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ उस वे में आप करते चले जाएंगे, एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, आप यकीन मानिए, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल लगे हुए रहेंगे, ठीक है। तो जनन कोशिका, जनन कोशिका का मतलब क्या होता है भैया, जनन कोशिका तो नाम ही है भैया, इसी का जो है रोल होने वाला है किसमें, जनन में रोल होने वाला है, ठीक है ना। जनन का मतलब जनन का जो प्राइमरी जो चीज है, प्राइमरी जो स्टेप है वह क्या है, निषेचन है, ठीक है ना, क्या है, निषेचन है। मतलब ऐसे तो प्राइमरी स्टेप जो होता है वो युग्मक जनन होता है, लेकिन जो जनन की प्रक्रिया, जन्म देने की जो प्रक्रिया है वह जो है निषेचन के बाद सुनिश्चित हो जाती है। गैमिट बनने के बाद नष्ट भी हो सकते हैं या फिर यूज नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन निषेचन अगर हो गया तो निषेचन होने के बाद जो होता है कि यह लगभग चांसेस हो जाते हैं कि वह क्या करेगा, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगा। जैसे कि अगर पेड़ पौधों में हो रहा है तो वह क्या करेगा, बीज का निर्माण करेगा, और अगर जंतुओं में हो रहा है तो वह शिशु या अंडे का निर्माण करेगा, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है ना। तो जनन का यहां पर बात करते हैं, तो जनन जो है, जनन कोशिका जो है, यह पहला ध्यान रखिएगा कि यह छोटी कोशिका है, कैसी कोशिका है,
पहली बात तो कि ये छोटी कोशिका है, टॉपिक नंबर 1। दूसरा क्या होता है कि यह स्पिंडल शेप्ड होता है बाबू, कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है भाई साहब, तीसरा ये होता है कि यहाँ पर रेगुलर रेगुलर शेप्ड या फिर कह सकते हो राउंड शेप्ड न्यूक्लियस होता है। तीसरा क्या होता है बात भाई साहब कि ये मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन करता है, किसका, मेल गैमिट्स का, यानी कि नर युग्मक का निर्माण भी करता है, ठीक है ना। और यही नर युग्मक क्या करते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं, जो कि आप दोहरा निषेचन शायद सुने होंगे, जानते होंगे। तो उस दोहरा निषेचन की प्रक्रिया में यह क्या करता है, भाग भी लेता है, पार्टिसिपेट भी करता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है ना। तो यहां से आपको इसका मतलब आपको यह समझना है, संभावित है कि कोई एक आध क्वेश्चन छूट भी सकते हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है यहाँ पर। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टॉपिक को कवर अप कर लेना है। मैं आपको बेसिकली टॉपिक आपको बता रहा हूं कि किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर लेंगे, यहाँ से फटाक से बात कर लेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक क्या होगा प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हो जाएगा मादा जनन तंत्र, ठीक है ना, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो भैया यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। पहला तो ध्यान रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर, ठीक है ना, स्त्री केसर। तो यह स्त्री केसर का पहले आपको एक डायग्राम बना लेना होगा, ठीक है, एक डायग्राम बना लेना होगा, ठीक है। खैर इसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बना दिए हैं, ठीक है ना। और इसको आप लोगों को सारे भागों को इसमें समझना होगा। सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका, और इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय, ठीक है ना। यही जो है प्रमुख भाग हैं, ठीक है, किसके, स्त्री केसर के जो है प्रमुख भाग है। वर्तिकाग्र का काम क्या है, वर्तिकाग्र का काम क्या है, ठीक है ना। तो वर्तिकाग्र का काम होता है बाबू कि यहाँ पर यह क्या करता है, यहाँ पर क्या किसी भी माध्यम से कीटों के माध्यम से, कीड़े मकोड़ों के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, जितने भी परागन के माध्यम है उनमें से किसी भी माध्यम द्वारा अगर परागकण यहाँ स्त्री केसर पर आता है तो वह सबसे पहले रिसीव कहाँ पर किया जाता है, वर्तिकाग्र पर। यानी वर्तिकाग्र को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं बाबू। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे, ठीक है ना। स्टिग्मा, तो स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन। पॉलन का क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, वहीं पे लैंड करता है, ठीक है ना। वर्तिका क्या है, तो वर्तिका जो है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल क्या है, तो स्टाइल जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है ना, किसका, पिस्टिल का, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, क्या है, पिस्टिल। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, पिस्टिल, ठीक है ना। तो पिस्टिल जो है यहाँ पर क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है, लंबा बेलनाकार भाग है, ठीक है। अंदर से खोखला होता है कि नहीं होता है, तो पहले से नहीं होता है, ठीक है, उसका नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है खोखला होना, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पाथ प्रोवाइड करता है जब यहाँ पर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो जाता है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी कि हो गया पराग स्त्री केसर संकरण। पराग स्त्री केसर संकरण के फलस्वरूप क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के दौरान जो होता है पाथ प्रोवाइड करना किसका काम है, पाथ प्रोवाइड करना वर्तिका का काम है, ठीक है। कई मामलों में ये क्या करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, यानी पोषण भी प्रदान करता है, किसको, पराग नलिका को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंडाशय का। तो अंडाशय देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडाशय बहुत ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए या सबसे ज्यादा जरूरी पूछा जाए या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फंक्शन अगर कहा जाए तो किसके पास है, अंडाशय के पास है। पहला तो ये क्या है, ये है भैया बेसल स्वोलन पार्ट है, बेसल स्वोलन पार्ट है, ठीक है ना, बेसल स्वोलन पार्ट है, यानी कि आधारीय फूला हुआ भाग है, फूला हुआ आधारीय भाग है, आपको देखने में लग रहा होगा, ठीक है ना। तो यह जो भाग होता है यहाँ पर क्या क्या काम होता है, पहला काम यहाँ पर होता है कि यहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट, किसको हम लोग कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है जैक बोर्ड के द्वारा। तो हम लोग कहते हैं उसको भैया, उसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रियोसैक या फिर भ्रूण कोश, ठीक है ना, ओके।
तो एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश जो होता है उसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो यही वो जगह है प्यारे बच्चों, यही वो जगह है प्यारे बच्चों जहां पर एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश का निर्माण और विकास होता है। यहीं पर वो जगह है जहां पर भ्रूणकोश का निर्माण भी होता है, विकास भी होता है। इंटरेस्टिंग बात, निषेचन भी यही होता है, ठीक है ना। और यही वो भाग है, अंडाशय ही वो भाग है जो निषेचन के पश्चात, किसके पश्चात, निषेचन के पश्चात फल के रूप में विकसित होता है, फल के रूप में विकसित होता है। अब मैं इसमें से जितने भी सेंटेंसेस बोल रहा हूं इन सभी पार्ट्स के बारे में, वो सारे के सारे एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्त्री केसर का सबसे पहले तो ये भाग आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्या चीज, इसके बाद आता है स्त्री केसर के अंतर्गत जब हम बात करते हैं अंडाशय की, किसकी बात करते हैं, अंडाशय की। तो अंडाशय की संरचना, अंडाशय की संरचना कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अंडाशय की संरचना क्या होती है, ठीक है। मेरी बात समझ आया। प्रारूप पूछ सकता है, प्रकार पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो उसके पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो उसके स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लगभग लगभग सब में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। बस ये है कि वो उल्टा है, सीधा है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो उस आधार पर उसके प्रकार तय होते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी में बेसिकली नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो फिलहाल आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दे दें। स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको लेबलिंग कर लेंगे, मान लीजिए, है ना, अगर हमने इसको नामांकित करने का प्रयास किया तो ये होता है फनिकल, ये होता है फनिकल, जिसको हम अंग्रेजी में भी फनिकल ही कहते हैं, ठीक है। ये होता है हाइलम, कनेक्टर पार्ट होता है ये हाइलम, हाइलम होता है, जिसको अंग्रेजी में भी हम हाइलम ही कहते हैं। ये वाला जो होता है बीजांड द्वार होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, बीजांड द्वार होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका अध्यावरण, अध्यावरण, ठीक है ना, अध्यावरण, ठीक है ना। इसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। इसको हम लोग इसी को हम लोग मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, स्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है ना। यानी हिंदी में अगर हम कहें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ, दीर्घ या फिर गुरु बीजाणु मातृ, दीर्घ या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, मातृ कोशिका कहते हैं। इधर क्लियर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका भी मैं लिख देता हूं, इसका होता है बीजांड काय, बीजांड काय। तो ये वाला आप बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ये नहीं आता है, मतलब ज्यादातर ये नहीं आता है कि ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, लेकिन अगर आया तो भी आपको ये कर लेना है कि फनिकल जो है एक बाहर निकला हुआ भाग है, ठीक है ना, बाहर निकला हुआ भाग है जो क्या करता है, इस बीजांड को, ठीक है ना, इस बीजांड को, एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपको बीजांड का संरचना हो गया, अंडाशय में ये बीजांड का संरचना हो गया, ठीक है ना। मैं लिखना भूल गया था, बीजांड की संरचना, ठीक है ना। अंडाशय का संरचना जनरली नहीं आता है, अंडाशय में ही बीजांड का संरचना बहुत ज्यादा आता है। तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मैं डेफिनेशन देना भूल गया था। चलिए ओके, तो यहां पर समझिएगा कि आपको लगभग लगभग सारे पार्ट्स बता दिए गए हैं। आप कोशिश करके जाइएगा कि फनिकल, हाइलम, बीजांडद्वारी, अध्यावरण, है ना, और बीजांडकाय, इन सब के बारे में पढ़ के ही जाइएगा आप, ठीक है ना। ये आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं, उस टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है, आप यहाँ पर इसको कर लेंगे। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का मतलब क्या है भैया, तो गुरु बीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु, सेम वे जो आप नियम लगाए थे कि गुरु बीजाणु का मतलब गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु का मतलब गुरु बीजाणु, ठीक है, या फिर इसी से क्या डेवलप होगा, भ्रूणकोश, इसी का डेवलप्ड रूप क्या है, भ्रूणकोश। और यहाँ जनन का मतलब निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना। चलिए ओके,
तो गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सवाल यहाँ पर भी आएगा आपको कि किससे और कैसे, किससे और कैसे। तो भैया जैसे हमने यहाँ पर क्या लगाया था, याद कीजिए, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में हमने शुरू में क्या लगाया था? तो हमने लगाया था लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है किससे होती है? तो लघु बीजाणु के मातृ कोशिका से, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, ठीक है ना। सेम पैटर्न पर हम यहाँ पर कर देंगे कि गुरु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया किससे शुरू होती है भैया? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से या फिर दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका से। तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाइयों, ठीक है ना। चलिए ओके, तो किससे हम लोग कर लेंगे? तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है ना, कोशिका, ठीक है ना। यानी अगर इसको हम लोग इंग्लिश में लिखें तो प्रोसेस ऑफ, है ना, क्या चीज दोस्त? प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। चलिए ओके, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो सेम एज वेल हम यहाँ पर नाम बदल देंगे, गुरु बीजाणु अगर है तो हम यहाँ पर कर देंगे मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। भ्रूण कोश है तो ये है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। और किससे होगा भैया? तो ये होगा गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। चलिए ओके, तो यहां से आप कर लेंगे सेम एज वेल। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? आप जब इसके प्रक्रिया में जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से किससे दोस्त? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है? गुरु बीजाणु या फिर भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो लगेगा मियोसिस, या हम कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर होता है कि प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या होगा भाई साहब? कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है ना। चलिए इसकी प्रक्रिया को अगर लिखने के लिए आ गया भैया, ये आता है भैया 5 मार्क्स में, द वेरी डेंजरस, ठीक है ना, 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर समझिएगा, अब 5 मार्क्स में आ सकता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 मार्क्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, और सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकता है 2 मार्क्स में भी। अंतर पूछ सकता है आपसे कि लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन के बीच आप अंतर स्थापित कीजिए, तो उसके बेसिक फंडामेंटल जो बातें हैं आप उसको क्या कर लेंगे? उसको आप नोट कर लेंगे और उसी के आधार पर आप डिफरेंसेस कर लेंगे, ठीक है ना। मिनिमम कम से कम 3 डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। और वो एक मतलब उसका कंसेप्ट जो होना चाहिए तीनों टॉपिक का वैसा होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से 3 टॉपिक में बना के लिख देते हैं। भाई साहब एग्जामिनर बहुत पढ़े लिखे आदमी होते हैं, ठीक है ना, बहुत पढ़े लिखे आदमी होते हैं, वो तुरंत ऐसे और ऐसे, है ना, तुरंत लगाने में समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि बिल्कुल दिमाग में रख के जाएं अलग अलग चीजों को, ठीक है ना। मतलब कि एक जो टर्म लिख दिए वो साफ सुथरे भाषा में आप उसको लिख दिए, वो खत्म हो गया। अब दूसरी बात को जो उसमें दूसरा डिफरेंस होगा उसको लिखिए, ठीक है ना। ये करना है, आप किसी को बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर आपके नंबर कटेंगे। फिर आप तो सोचोगे भैया हमने तो बहुत लिख के आया था, हमने तो पूरा पेज भर दिया था, हमने तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, पता नहीं नंबर कैसे कट गया, है ना। तो इसका जवाब यही है कि भैया आप लिखने में कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाए होंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप एकदम टॉपिक वाइज, स्टेप वाइज आप उसको करके साफ सुथरे शब्दों में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर कि ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है और इससे 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, यानी कि एमसीक्यू भी उठाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब मुद्दे पर ध्यान देते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि हमने शुरू किया था एमएमसी, ठीक है ना, एमएमसी, ठीक है ना। अच्छा, आप एमएमसी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं उस कंफ्यूजन को भी मैं आपको दूर कर देता हूँ, मैं आपको दूर कर देता हूँ कि यहाँ पर आप जो कर रहे थे ये वाला ना, कि आप यहाँ पर कर रहे थे क्या चीज, अच्छा सॉरी, और मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए भाई साहब, यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल को, अब देखो भाई गलत यह भी नहीं है, ठीक है ना, बट आपको इसको भी एमएमसी कहना पड़ रहा है और उसको भी एमएमसी कहना पड़ रहा है। तो आप यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल ना कह के आप पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं, और इसको शॉर्ट में आप पीएमसी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसको सेपरेट करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। बाकी यह माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो यह भी एमएमसी है, और मेगास्पोर मदर सेल है तो वह भी एमएमसी है।
कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको फोकस करेंगे पीएमसी के रूप में, ठीक है ना, किस रूप में, पीएमसी, यानी कि पॉलन मदर सेल। इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा ध्यान रखेंगे इसका, हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा कष्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना, वो बहुत बुद्धिमान है, आगे से ही हिंदी सेपरेट बातों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप बहुत लेबोरियस है, मुझे पता है इंग्लिश मीडियम वालों, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है ना। तो मैं वापस आ जाता हूं वहां पर जहां हम लोग पहले थे, ठीक है ना। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, और चलो भैया स्पीड में चलो, आ गया है लगता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या बात किया भैया, तो हमने यहाँ पर बात किया कि मेगा स्पोर मदर सेल से शुरू होगा, तो यहाँ पर जो बनेगा ये पहला सेल जो होगा एमएमसी होगा, ठीक है ना, जो कि कैसा होगा, 2n होगा। अब इसमें आपको क्या करा देना है दोस्त, इसमें आपको करा देना है, इसमें आपको करा देना है मियोसिस, इसमें क्या करा देना है आपको, मियोसिस। लेकिन लेकिन बात ये क्या है भाई साहब, ये महिलाओं की बात है, ये स्त्री की बात है, इसमें आप ध्यान ये नहीं देंगे कि वो मनुष्य है कि गाय है कि बैल है कि प्लांट है। भैया जलन तो एक महिला को दूसरे महिला से होता ही है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अब चार 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 फीमेल स्ट्रक्चर्स एक साथ मौजूद हैं, तो क्या होगा, गड़बड़ क्या होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये क्या करता है भैया, एक जो इसमें से जो सबसे पावरफुल होगा, है ना, जो सबसे ज्यादा कब्जा लगा सकता है, तो एक जो है इसमें से, एक जो है इसमें से वो क्या रह जाएगा, एक जो है इसमें से पावरफुल रह जाएगा, तीन जो होंगे वो न्यूट्रिशन के अभाव में क्या कर जाएंगे भैया, डीजेनरेट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हो, यानी कि नष्ट नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक जो बचेगा, एक जो बचेगा वह क्या करेगा, वो भैया उसमें होने लगेगा न्यूक्लियर डिवीजन, एक से बनेंगे दो, दो से बनेंगे चार ना, तो दो दूना चार, लेकिन चार दूना हाँ 8 भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने 8 कर लिया, यहाँ से हमने 8 कर लिया। भैया ये क्या बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये बढ़ रहे हैं क्या चीज, न्यूक्लियस की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। जब ये 8 न्यूक्लियस वाले स्टेज में चला जाएगा तब यह सेलुलर डिफरेंशिएशन कर लेगा, क्या कर लेगा, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। और हिंदी में हम इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, कोशिका विभेदीकरण। यानी कि जब यह इस स्टेज में आ जाएगा तो यह भैया अपने केंद्रकों को कोशिका के अंदर ला लेगा, कहाँ ला लेगा, कोशिका के अंदर ला लेगा, कोशिका के अंदर ला लेगा, ठीक है ना। कोशिका के अंदर 3 सेल यहाँ पे बन जाते हैं, इनको आपको मालूम होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिप्रशांत कोशिका, ठीक है ना। 3 में बनता है क्या चीज, एग अपैरेटस, यानी कि अंड समुच्चय बनता है। अंड समुच्चय में क्या क्या होता है, तो जो बीच में होता है वो कौन होता है, एग सेल, यानी कि अंड कोशिका होता है, और उसके दो अगल बगल जो होते हैं वो सहायक कोशिका होती हैं, यानी कि साइनर्जिड्स होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, साइनर्जिड्स होते हैं। अब ध्यान रखना, इसी साइनर्जिड में होता है भैया फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, यानी कि हम इसी को हम हिंदी में कहते हैं तंतु रूप समुच्चय। कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि तंतु रूप समुच्चय किस में पाया जाता है, तंतु रूप समुच्चय किस में पाया जाता है, आपको उलझाने के लिए कई बार। अब देखो भैया डायग्राम अगर स्पष्ट नहीं रहा तो आप अंड कोशिका में भी कई बार क्या होते हैं कि आप टिक आउट कर देते हैं या ओएमआर में भर देते हैं कि अंड कोशिका में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह कहाँ होता है, यह होता है सहायक कोशिकाओं में, ठीक है ना। तो ये बात का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर दो क्या मिल जाएंगे आपको, दो केंद्रक मिल जाएंगे, और उन केंद्रकों को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो अगर इससे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलो यहाँ पर कितने टोटल सेल, कितने टोटल न्यूक्लियाई, कितने टोटल कोशिका, कितने टोटल केंद्रक यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्या आप बता पाएंगे, क्या आप बता पाएंगे, तो बताना बेहद आसान है। यहाँ पर होते हैं 6 केंद्रक, देख लो भैया, इस सेल में भी एक केंद्रक है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर फिर 3 है, तो 3 3 and 2 इज इक्वल टू 6 सॉरी 8, ठीक है ना। तो टोटल आपको 8 न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। सेल कितने मिल जाएंगे, तो भैया सेल को गिनने में सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं लोग, सेल को गिनने में सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, कैसे सॉरी कैसे गड़बड़ करते हैं इसको समझिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये 3 ऊपर दिखाई दे देता है बच्चों को, आपको दिखाई दे गया ऊपर वाला 3, आपको दिखाई दे गया नीचे वाला 3, ठीक है ना। बट एक कहाँ है,
क्योंकि आपने आंसर शीट में तो पढ़ रखा है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट। भैया एक ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई मौजूद हैं, जिसमें कि 2-2 न्यूक्लियाई मौजूद हैं, ठीक है ना। अब भैया बड़ा साइज है तो 2-2 है, ठीक है, ओके, चलो डन। तो यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट बनता है, 8 न्यूक्लियट बनता है, ठीक है ना। चलो ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कहाँ से, कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस शुरू होता है प्यारे बच्चों, किससे शुरू होता है, एमएमसी से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, एमएमसी से शुरू होता है, यानी हिंदी में कहें तो दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, यानी कि हो जाता है मियोसिस, ठीक है ना। मियोसिस के रिजल्ट में कितने सारे मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 बनते हैं प्यारे बच्चों। कितने बनते हैं, 4 में से 3 को क्या हो जाना है, डीजेनरेट हो जाना है। 3 को क्या हो जाना है, डीजेनरेट हो जाना है। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर लैक है किसका, किसकी कमी है, तो पोषक तत्वों की कमी है, पोषण का अभाव है, इसकी वजह से डीजेनरेट कर जाएगा। एक बचेगा फंक्शनल, ये वाला कौन है भाई साहब, ये है फंक्शनल, जो लड़ाई में जीत गया, यानी कि क्रियाशील बचता है। क्या बचता है, क्रियाशील बचता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यह क्या करेगा, यह जो है सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन कह सकते हैं, यह करना चालू करता है। इससे 2 न्यूक्लिएट 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट जो होता है मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो 8 न्यूक्लिएट मेगास्पोर जो होता है यहाँ पर सेलुलर डिफरेंशिएशन करता है, या कह सकते हैं कोशिकीय विभेदीकरण करता है, जिसका रिजल्ट में क्या बनता है, जिसका रिजल्ट में बनता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट जो होता है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। अब यहाँ से भैया देखो आपने क्या क्या कंप्लीट किया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आपने कंप्लीट कर लिया, एक तो कि यहाँ के एमसीक्यू जितने सारे आएंगे वो आप कर लिए, ठीक है ना, कर लिए। अब आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान, ठीक है ना, कितने टोटल मेगास्पोर बनते हैं फाइनली, तो भैया एक ही मेगास्पोर बन पाता है फाइनली, ठीक है ना, अंतिम रूप से एक ही बन पाता है। अब सुनिए, इस पूरे प्रोसेस में एक सेल, एक एमएमसी जो है यहां पर आया था, तो अगर आपसे पूछ दिया गया कि एक एमएमसी से कितना एम्ब्रियो सैक बन पाएगा, एक ही बन पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल एक ही बन पाएगा। इसीलिए तो हम इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि एक से यहाँ एक ही बन पाया, ठीक है ना। बनते तो ऐसे 4, लेकिन हुआ क्या है कि 3 डीजेनरेट हो गए हैं, तो इसकी वजह से एक फंक्शन बचा और वही जो है आगे डेवलप हो गया किसमें, एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे कंफ्यूजन में आप ना रहेंगे, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है भैया, तीसरा क्वेश्चन तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही आता है कि पूरा पूरा प्रोसेस भी करना है आपको, मतलब 5 मार्क्स क्वेश्चन को भी कवर अप कर लेना है, ठीक है। आपको ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि पूछ देता है यहाँ पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वाला चीज आपको याद रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट कराने के लिए, है ना। 7 न्यूक्लिएट कर सकता है और 8 सेल्ड भी कर सकता है, तो आप वहां पर बहुत ज्यादा सचेत रहेंगे, बहुत ज्यादा अलर्ट रहेंगे। आप बिल्कुल भी आप बहुत ज्यादा फास्ट होने का प्रयास नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी एमसीक्यू मारने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चूक आपका नंबर घटा सकता है। और आप ये बहुत अच्छे से जान रहे हो कि आपके लिए एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए, तो इसी बात के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे भैया। अगला क्वेश्चन जो है आता, अगर मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताता, नंबर वाइज बताता कि 5 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे करके बता रहा होता, तो फिर यहाँ से सेम टॉपिक से अलग क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ सकती थी, बट अब जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया, तो भाई साहब हमने एमसीक्यू मोड को भी देख लिया, हमने 2 मार्क्स को भी देख लिया, है ना, हमने 5 मार्क्स को भी देख लिया, और हमने डायग्राम को भी समझ लिया, ठीक है ना, क्योंकि यही डायग्राम आपको आने वाला है। अगर आप कहो तो मैं इसका क्या कर देता हूं, लेबलिंग कर देता हूं, ठीक है ना, लेबलिंग कर देता हूं, ठीक है। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं भाई साहब निभाग सिरा। क्या कहते हैं, निभाग सिरा। कुछ लोग इसको चल आजा पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको चलेजा पढ़ते हैं, मैं इसको कैलेजा पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, कैलेजा। अरे भाई कैलेजा ही पढ़ना होता है इसको, ठीक है। चलो भैया, इसको हम कह देते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसी को कह देते हैं प्रतिव्यशांत, ठीक है ना। चलिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या बोल देते हैं, केंद्रीय कोशिका बोल देते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोल देते हैं, केंद्रीय कोशिका बोल देते हैं, ठीक है। और केंद्रीय कोशिका मतलब इसको अंग्रेजी में हम कह देंगे सेंट्रल सेल
ठीक है ना। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्रुवीय केंद्रक, क्या हो जाएगा, ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। चलिए, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों कौन हो जाएंगे भाई साहब, ये हो जाएंगे सहाय कोशिकाएं, सहाय कोशिकाएं, यानी कि हम इसको अंग्रेजी में क्या कहने वाले हैं, अंग्रेजी में हम इसको कहने वाले हैं साइनर्जिड्स, साइनर्जिड्स, ठीक है ना। ओके, और ये कौन है, ये वाला कौन है भाई साहब, ठीक है, ये वाला है इग सेल, इग सेल, यानी कि अंड कोशिका, या कौन है, अंड कोशिका है ये। और नीचे लगा हुआ है जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये कई बार पूछता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तंतु रूप समुच्चय, तंतु रूप समुच्चय, ठीक है ना, समुच्चय, ठीक है ना। चलिए, ओके, यानी कि अंग्रेजी में हम इसको कह देंगे फिलीफॉर्म अपरचस, फिलीफॉर्म अपरचस, 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 ठीक है ना। चलिए, और ये जो हिस्सा होता है इस छोर को हम लोग कहते हैं बीजांड द्वारी छोर, क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी छोर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर पोल, माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, ओके, डन। तो ये आपका डायग्राम भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यह डायग्राम भी मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है अभी तक, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन के ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हमने ये जान लिया कि भैया प्लांट के मेल पार्ट को हमने जान लिया, यानी पुंकेसर को हमने जान लिया, परागकोश को हमने जान लिया, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो है आपको नर भाग से जो छूट रहा है, मैं उसको भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। एक आपको आता है लघु बीजाणुधानी, ठीक है ना, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको आ जाता है कई बार, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर कई बार आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, आप इसको ऐसे तो इसके दो दो डायग्राम दिए हुए हैं, दोनों डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप समझिए, जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर ये कर लें, ठीक है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर इसमें ये हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ओके। और हम लोग देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग और भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बना ही लेते हैं, जरूरत तो पड़ने वाला है ही, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग में क्या क्या आएगा इसको ध्यान दीजिएगा। जो सबसे बाहर आता है, ठीक है ना, जो सबसे बाहर आता है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस, यानी कि बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, ठीक है ना। एपिडर्मिस के बाद आता है एंडोथेसियम, एंडोथेसियम, यानी कि अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है कौन, मध्य परत, मध्य परत, यानी कि मिडिल लेयर, मिडिल लेयर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। और तो मिडिल लेयर को हम लोगों को यहाँ पर क्लासिफाई भी कर लेना होगा, क्योंकि मिडिल लेयर सिंगल लेयर में कभी भी होता नहीं है, सिंगल लेयर में होता नहीं है। तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। आपको काम जो करना है प्यारे बच्चों, वो करना है अपने नोट्स से, ठीक है ना, या फिर जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा उससे आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो इसमें होते हैं मल्टीपल लेयर्स, ठीक है ना। मल्टीपल लेयर्स मतलब ये कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3, है ना। कम से कम कितने परत हो सकते हैं, एक, कम से कम कितना, एक, और अधिकतम कितना, 3, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, और लास्ट जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टैपिटम कहते हैं उसको, है ना, टैपिटम, ठीक है। हिंदी में भी हम इसको क्या कहते हैं,
टेपिटम ही कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ये आता है, ये वाला जो हिस्सा आता है आपका, चलिए इसके बाद जो ये वाला हिस्सा आता है, ये हिस्सा को हम लोग बोलते हैं पराग थैली। पराग थैली यानी कि पॉलन सैक, पॉलन सैक कहते हैं। ठीक है ना, और इसी पॉलन सैक के अंदर जो होते हैं पॉलन स्टोर होते हैं, इसी के अंदर जो होते हैं वो पॉलन स्टोर होते हैं। ठीक है ना, तो आप घबराएंगे नहीं, इसी के अंदर जो होते हैं पॉलन स्टोर होते हैं। ठीक है, एक और हिस्सा हो सकता है, एक और हिस्सा हो सकता है ये वाला। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेराइल पार्ट है, ये वाला स्टेराइल पार्ट है। ठीक है ना, जिसको हम लोग संयोजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी। ठीक है, यानी कि कनेक्टिव, कनेक्टिव। ठीक है, ओके डन। चलिए अब एक तो ये हो जाता है, तो ये वाला जो चीज रहेगा आपको बेसिकली जो है, आपको ध्यान क्या रखना होगा? आपको बेसिकली ध्यान रखना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स जिसको मैंने घेर दिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं किसके? लघु बीजाणु धानी के। ठीक है ना, इसीलिए इसका एक और जो है आपको डायग्राम आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो इस प्रकार से, इस प्रकार से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये इस प्रकार से भी डायग्राम आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से भी जो होता है कि आपको डायग्राम यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको लेबलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे भैया? ये वाला है आपका बाह्य त्वचा जो वहां पर लिखा हुआ है, ये वाला हो जाएगा एंडोथेसियम, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों या ये तीनों क्या हो सकते हैं? ये तीनों के तीनों हो सकते हैं मध्य परत। और ये वाला कौन हो सकता है? ये होता है टैपिटम, और ये होता है परागमात्री कोशिका यानी पोलन मदर सेल। ठीक है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हिंदी मीडियम वाले वहां से हिंदी कर लेंगे। यहाँ पर होता है एंडोथेसियम, एंडोथेसियम। ठीक है, और ये होता है आपका मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और ये होता है आपका टैपिटम, ये होता है आपका टैपिटम। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इसमें आपको मेनली देख लेनी है। ये कौन होता है भैया? पीएमसी। ठीक है ना, पीएमसी जो आपने अभी अभी प्रीवियस जो है अपने टॉपिक में देख लिया है इसको। चलिए ठीक है, तो इतनी सारी बातें जो है आपको यहाँ पर कर लेनी है, किसमें? लघु बीजाणु धानी के स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, तो आप जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो क्रूसियल, समझ में आ रहा है ना, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी जो या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है टैपेटम। टैपेटम का काम क्या होता है भाई साहब? नरिशमेंट, नरिशमेंट यानी कि पोषण प्रदान करना। किसका? किसका पोषण प्रदान करता है भैया? तो यह इसी पीएमसी का, या इसी पीएमसी का, और इस पीएमसी से जो पोलन बनेगा उसका क्या करता है? नरिशमेंट करता है। ठीक है ना, तो यह ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे सारी चीजों को। ठीक है ना, तो आज तो मैं आपको क्वेश्चन टू आंसर करा रहा था कि क्वेश्चन टू आंसर कैसे होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना हो सकता है। कल के क्लास में यानी कि नेक्स्ट जो आपको वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, है ना, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में, या जिसको आप नोट से कर सकते हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से किस किस फॉर्मेट में, यानी कितने मार्क्स में इंपॉर्टेंट दिखाए जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप तैयार रहेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।